हाँ बच्चों, अब हम एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक कैपेसिटर लिया और एक ईएमएफ सोर्स है। ये जो वायर हैं हमारे पास में ये प्योर कंडक्टर हैं, इसका मतलब ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो पूरा का पूरा हमें कैपेसिटर पे मिल गया। अभी हमने सभी एसी सर्किट के लिए 8-9 चीज़ें देखी थी। उसमें पहला डायग्राम था, ईएमएफ इक्वेशन था। अब हम करंट फाइंड करना चाहते हैं, तो अब हम इसमें करंट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो हम कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ लेते हैं। तो कैपेसिटर पे चार्ज Q = CV होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर पे चार्ज लगातार चेंज हो रहा है, तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वही हमारा करंट हुआ। तो हमारे पास में कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज Q = CV, जहाँ पर V ये वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास में कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज CE0 साइन ऑफ ओमेगा t है। तो अगर हम यहाँ पे करंट फाइंड करना चाहते हैं तो I = dQ/dt, तो इस चार्ज की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसमें CE0 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। तो हमारे पास में ये हो गया CE0 साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है CωE0 ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हमने इसको I0 से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास I0 CωE0 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा EMF इक्वेशन था और जो करंट इक्वेशन है इन दोनों की अलग अलग टाइम पर वैल्यू देखी। तो करंट तो कोसाइन के हिसाब से चेंज होगा, तो t = 0 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। लेकिन EMF जो है वो साइन कर्व के हिसाब से चेंज होगा, तो t = 0 पर EMF मिनिमम होगा। तो हम ये वैल्यू समझ सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगी। तो EMF का जो कर्व है वो साइन के हिसाब से बनेगा और करंट का कर्व कोसाइन के हिसाब से बनेगा। तो हमारे पास में ये कर्व इस तरह से है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ा, करंट t = 0 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अचीव करता है और EMF बाद में। ठीक है, तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू T/4 पर आई, जबकि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू t = 0 पर ही रखता है। तो इनमें फेज डिफरेंस जो रहा phi = ओमेगा t के हिसाब से, ओमेगा 2π/T, यहाँ पे T/4, तो फेज डिफरेंस π/2 का रहा। तो करंट कैपेसिटिव सर्किट में करंट EMF से π/2 फेज आगे होती है। तो हमने जो इक्वेशन 3 था करंट का उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस हमारे पास में होता है बेटा phi-v - phi-i। तो ये फेज डिफरेंस phi-v ओमेगा t था और phi-i ओमेगा t + π/2, तो ये फेज डिफरेंस हमारे पास में -π/2 है। अब पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर phi-90 है, पावर फैक्टर 0 हो गया। तो हमारे पास में एवरेज पावर 0 है। तो अब देखिए यहाँ पर एवरेज पावर 0 है, जबकि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो पावर लॉस नहीं कर रहा, तो इसको हम वॉट लेस करंट कहते हैं। ठीक है, अब इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस हमारे पास में होता है Z = V0/I0, साथ में फेज डिफरेंस। तो हमारे पास में V0 तो E0 ही है और I0 जो है CωE0 था और फेज डिफरेंस -π/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको हमने 1/Cω, फेज डिफरेंस -π/2। तो 1/Cω को हम नया नाम XC देते हैं, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा।
अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझिएगा फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस पर भी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। और अगर हम जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब कैपेसिटर डीसी सर्किट में करंट को ब्लॉक कर देता है। अब हमने समझा कि t इक्वल टू 0 पर करंट ईएमएफ से π/2 फेज आगे होती है, जिसको हम फेज डिफरेंस के हिसाब से ऐसा बताएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स सी और सी में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और एक्स सी ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट, तो ये रहा ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये हमारे पास में हो गया cos π/2, तो ये आ गया। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवीजन कर दें तो ये हमारे पास में ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी रहा। इसका मतलब पावर का वेरिएशन साइन कर्व के हिसाब से होगा। तो हम यहाँ पर इस पावर को जब इस वाले में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास में साइन कर्व के हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए पावर का हमारे पास में कर्व ऐसा आता है, जिसको समझें कि यहाँ पर करंट पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। इस वाले में करंट नेगेटिव है, ईएमएफ पॉजिटिव है, तो पावर नेगेटिव आया। अब यहाँ पर करंट और ईएमएफ दोनों नेगेटिव हैं, पावर पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले पार्ट में करंट पॉजिटिव है लेकिन ईएमएफ नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव आ रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर मतलब हमारे पास में इंटीग्रल पी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी रहा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0 आता है, तो ये एवरेज पावर हमारे पास में 0 है। तो ऐसा नहीं है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन ये करंट कोई पावर लॉस नहीं करवाता है, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को वॉटलेस करंट भी कहा जाता है। एक सवाल समझते हैं कि हमारे पास में एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया हुआ है 200√2 साइन ऑफ 100t, जिसको एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड से कनेक्ट किया हुआ है। हमें पूछा है रीडिंग ऑफ एमीटर। अब एमीटर जो रीडिंग करेगा वो IRMS है। अब IRMS निकालना है तो आपको ERMS चाहिए, तो ERMS तो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ERMS आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी। अब IRMS क्या होगा, ERMS बाय XC, और XC कैसे निकाला जाएगा, दैट इज 1/C ओमेगा। हमें C गिवन है 1 माइक्रोफैराड और ओमेगा हम यहाँ पर 100 लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1/XC हमने कैलकुलेट कर लिया XC, तो हम IRMS निकाल सकते हैं ERMS बाय Z। सारी वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर पढ़ेंगे।